नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मैक्रो इकोनॉमिक मजबूती, इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव और अर्थव्यवस्था की औपचारिकता दिखी। हालांकि ढांचागत चुनौतियां जैसे नौकरियों की गुणवत्ता, अनप्रेसिडेंटेड जॉबलेस ग्रोथ, ग्रामीण संकट, रेगुलेटरी बोझ और असमान विकास यानी कि डिस्पैरिटी बढ़ना, ये मोदी सरकार की एक उपलब्धि रही है या उसके कहिए कि उसकी दुर्गति रही है। टैक्स देने वाले मजदूर, किसान, छोटे व्यवसाय और एमएसएमईज के बीच साफ तौर पर असंतोष भी पैदा हुआ है। तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ शानदार जीडीपी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे, स्टॉक मार्केट की उछाल, दूसरी तरफ आजीविका को लेकर लगातार दबाव, गैस का संकट, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, बहुत सारी चीजें। और इसके बीच में जब आप अकाउंटेबिलिटी पूछते हैं तो सरकार के पास कुछ कहने के लिए होता नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए 12 साल के मोदी सरकार के लेखे जोखे के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज 4 मुद्दों पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से। 2017 में पूरे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को जो है तिरंगे में रंग दिया गया, ये कह के कि जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, इससे जो टैक्स कंप्लायंसेस अच्छी हो जाएंगी, ऑक्ट्रॉय खत्म हो जाएगा, वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, इनकम टैक्स का बेस वाइडन हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो हैं वो लीकेजेस को खत्म कर देंगे। ये सब चीजें हमने देखी और 2017 से ये विकास का मॉडल शुरू होता है। 2047 तक का उसका कोर्स 2016 में 2020 में बताया जाता है कि अब तो ये 2047 तक चलेगा। इनिशियल जीएसटी रोल आउट तो छोटे मध्यम उद्योगों के लिए एक नासूर साबित हुआ, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं है और आप ना तो कंप्लाई कर पाते हैं जीएसटी रिटर्न्स के साथ, और ना बड़े उद्योगों के साथ लड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है, उनकी कंप्लायंस भी है। तो छोटे मध्यम उद्योग जो है वो पहली मार झेलते हैं जीएसटी की। आपका क्या कहना है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कितनी कारगर साबित हुई इस देश के विकास में, दर में और इस देश की जीडीपी में? जी सर, जीएसटी मतलब क्या है? जीएसटी मतलब दो व्यक्ति जब आपस में किसी तरह का आर्थिक व्यवहार करते हैं तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा सरकार को चला जाता है। और ये चीज शुरू होती है सुबह सुबह। आप जैसे ही उठ के टूथपेस्ट लगाते हैं वहीं से शुरू हो जाती है कि आपने अगर 10 रुपए का टूथपेस्ट खरीदा है, तो इसका मतलब ही यह है कि कहीं ना कहीं उसमें 10 पैसा 20 पैसा सरकार के पास चला गया है। अब मुझे बताइए कि सीधी सीधी बात यह होती है कि कन्याकुमारी में कोई आदमी है, सुबह सुबह उसको चाय पीनी है, वो कहीं से बगल के दुकान से दूध खरीद के लाता है। स्वाभाविक है कि वो दूध भी जो है वो कन्याकुमारी में ही 2-3 किलोमीटर दूर किसी गाय से आया हुआ है। तो कन्याकुमारी में दूध बना और कन्याकुमारी में ही एक व्यक्ति ने दूध की चाय पी। इसका मतलब पूरा जो व्यवहार हुआ वो कन्याकुमारी में ही हुआ। तो इससे पहले होता ये था कि क्योंकि वो व्यवहार कन्याकुमारी में हो गया, इसीलिए वो जो 20 रुपए का दूध का आदान प्रदान हुआ उसमें से 20 पैसा जो है वो सरकार को चला जाता है। सरकार का मतलब तमिलनाडु सरकार को। ये सिस्टम था, बहुत अच्छा सा सिस्टम था। लेकिन भाजपा ने आने के बाद, क्योंकि इनका एक नशा है, इनके पास एक राजा होगा, एक देश होगा, सब कुछ एक 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 अनेक को एक करने के चक्कर में इन्होंने कहा नहीं नहीं, अब के बाद से वैसा सिस्टम नहीं होगा। कन्याकुमारी में की गाय हो, कन्याकुमारी में चाय पीने वाला हो, लेकिन उसका जो 20 पैसा आएगा वो सबसे पहले दिल्ली में आएगा। और दिल्ली में आने के बाद दुनिया देश भर का इस तरह का सारा काम जो होगा उसका पैसा पहले दिल्ली में आएगा, जिसको कि जीएसटी कहा जाता है, गुड्स एंड सेंट्रल सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले दिल्ली में आएगा, उसके बाद वो अलग अलग राज्यों को देना शुरू करेगी। तो ये जो जीएसटी आया इसीलिए वो फेल हो गया, क्योंकि अगर कन्याकुमारी में एक आदमी दूध खरीद रहा है और दूध बेच रहा है और वहीं पर वो टैक्स का इससे पहले निपटारा हो जा रहा है, तो अब वो टैक्स का वो जो 20 पैसा है वो पहले तो कन्याकुमारी से दिल्ली जाएगा, वापस दिल्ली से वो चेन्नई आएगा, चेन्नई के बाद फिर तमिलनाडु के लोगों को आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो जटिलता है, अनावश्यक जटिलता, इसके कारण जो जीएसटी का पूरा रिजीम है, ये इसीलिए पूरा का पूरा भारत में जीएसटी फेल हो गया। और एक बार जब जैसे ये फेल होने लगेगा, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है, उसके आप तकनीकी रूप से 50 कारण गिनाइए, लेकिन मूल रूप से व्यवहारिक रूप से यही समस्या है कि आपने दो लोग जो व्यापार, टैक्स का मतलब ही होता है कि हर दो व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन करेगा तो उसका एक हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा सरकार को जाता है। आप माचिस की तीली भी खरीदेंगे तो सरकार टैक्स ले लेती है। सवाल ये उठता है कि वो सरकार जो होगी वो उसके बगल में होगी तब तो ठीक है,
अब ये कोई कहना शुरू कीजिए कि आज आप सड़क पे जाइए, एक चाय पीजिए और कहिए कि चाय पीने के बाद 10 रुपए की चाय पीजिए, और चाय वाला कहे कि एक काम कीजिएगा, इसका एक चेक काटिए और चेक काटिए अमेरिका में मेरा कंपनी रखा हुआ है, आप ये चेक काट के अमेरिका भेजिए। तो अब एक चाय पीने के लिए आदमी जेब में चेक बुक लेके जाए, चेक लिखे, वो चेक बैंक में जाएगा, वहां से अमेरिका जाएगा, अमेरिका से ये सब करने के बाद 10 रुपए जो आएगा, इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से अव्यवहारिक व्यवस्था को चला रहे थे, इसीलिए जीएसटी फेल हो गया। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स की बात करनी जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स जो है डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स पे चला गया। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट्स को आपने देखा कि जिनको डेप्रिसिएशन भी अलाउ होता है, प्रॉफिट्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने की भी प्रोविजन होती है, उनकी ऑडिट बुक्स में तो 15 से 17% टैक्स में उनका मामला निपट गया। इनडायरेक्ट टैक्स में सारा भार जो है 5 और 18% जीएसटी में 18% गरीब पर पड़ गया। और इनडायरेक्ट टैक्स में एक और टैक्स है, वो है फ्यूल। आपने देखा किस तरीके से प्रॉफिट एंड डिविडेंड ऑफ ऑयल कंपनीज, अगर 4 साल का आंकड़ा लें, 3,63,209 रुपए इन ऑयल कंपनीज ने कमाए। और ये मैं आपको आंकड़ा 9 महीने के 2025-26 का भी इसमें इंक्लूड करके दे रहा हूं। जबकि डिविडेंड 3 लाख करोड़ रुपए, 1,12,000 करोड़ रुपए डिविडेंड जो है 2021-22, 22-23 और 23-24, अगर 25-26 का आंकड़ा मिला लें तो ये 1,70,000 करोड़ तक बैठ जाती है। और जबकि एक्सपोर्ट में कोई रुकावट नहीं आई। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें एक्साइज, वैट, सेस, आपको याद होगा फार्मर सेस भी लगता था, एजुकेशन सेस भी लगता था, हर चीज में, तो वैट हटा के जीएसटी रिजीम में इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से कितना नुकसान या फायदा देश की जनता को हुआ? देखिए सर, कोई भी चीज होती है जो उसका किसी चीज का प्रभाव जो होता है वो जितना नजदीक, कोई भी कृति होती है उसका प्रभाव वहीं पर पड़ता है। विराट कोहली कितना भी बड़ा छक्का लगाए, महेंद्र सिंह धोनी बंबई के स्टेडियम में कितना भी बड़ा छक्का लगाए, वो छक्का आके कलकत्ता के स्टेडियम में नहीं गिरता है, बंबई में ही स्टेडियम में गिरेगा या स्टेडियम से थोड़ा बाहर गिरेगा, पड़ोस के मोहल्ले में गिरेगा। लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं कि बंबई में मारेगा धोनी छक्का और गेंद आके गिरेगी कलकत्ता में, ऐसा होता नहीं है। तो ये इस तरह की कोशिश ये कर रहे थे। और इसमें जैसे आपने सही में बताया कि इसमें छोटे लोग तो मारे गए, एमएसएमई और छोटे लोग, लेकिन बड़े लोग इसीलिए नहीं मारे गए क्योंकि उसी उदाहरण को बताता हूं कि अगर वो जो सुबह सुबह कन्याकुमारी में चाय पीने वाला है, वो बगल के किसान से चाय दूध खरीदने के बदले अगर अमूल कंपनी का दूध खरीद लेता, तो अमूल कंपनी का पूरा एक उसके पास चेन है, उसका भले कन्याकुमारी में दूध बिकता है लेकिन वो दूध उससे पहले गुजरात में आता होगा, उनके पास पूरा चेन है, तो उनको जो टैक्स में बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनके पास पहले से चेन रखा हुआ है, वो बेनिफिट वो साधारण जनता को नहीं मिलता। और इस देश में रोजमर्रा की चीजें आप शुरू कीजिए तो चाय, दूध, टूथपेस्ट, इतनी सारी छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें हैं कि कंपनियां कहाँ इतनी बनाती हैं। तो इसीलिए हो ये गया कि कंपनियों के पास इनपुट टैक्स वगैरह का जो फायदा था वो उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्यादा लाभ हुआ, और जितने भी छोटे व्यापारी थे, मध्यम वर्ग के व्यापारी थे, मैं छोटे व्यापारी की नहीं बात कर रहा हूँ, एमएसएमई का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो लघु उद्योग होता है अपने आप में, वो कोई व्यापारी नहीं होते, उद्योग होता है। उद्योग भी वो इसमें मार खा गया क्योंकि वो उद्योग भी इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सका क्योंकि उनके पास अलग से चेन ऑफ कमांड, उनके पास स्ट्रक्चर था, लेकिन हर आदमी के पास तो स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि एक होना है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी किसी समय छोटा सा, हमारे घर में एक छोटी सी परंपरा है सर कि पहला बच्चा जब होता है, पहली बार वो जब चलता है तो उसको एक छोटा सा कैनवास का या प्लास्टिक का जूता दिया जाता है, और 2-3 महीने के अंदर उसका पैर बड़ा हो जाता है, वो दूसरा जूता पहनता है। लेकिन माँ ना वो पहला छोटा जूते को कहीं ना कहीं सजो के रखती है, वो बेटे को दिखाती है। अब मुझे बताइए कि मेरी माँ अगर मेरे बचपन का जूता मुझे बताए कि ये रहा जूता, आज के बाद से यही पहनो, तो वो जूता तो मेरी उंगली में भी अब नहीं आएगा। तो ये एक एक का जो आपका ये जो रट है, ये जो जिद है, ये एक तो ठीक है, लेकिन समय अगर बदल गया है और आपका पैर बड़ा हो गया है, ये देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोगों का देश है, आप ये देश एक सरकार के ऊपर भी नहीं चला पा रहे हो, इसीलिए आप हर जगह राज्य सरकारें बना के रखिए। बस राज्य सरकार भी आपको बस नहीं है तो हर शहर में आप नगर पालिका के नाम से सरकार बना के रखिए। तो आप जब इतने सारे अनेक बना के रखे हैं, उसमें आप जब हर चीज एक करके खींचना शुरू करेंगे, तो इसी चलते हो ये गया है कि आज स्थिति ऐसी आ गई है
कि भारत अपने आप को एक तरफ तो कहता है कि विश्व की हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फलाना है, ढिकाना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज का ही अखबार कहता है, आज का ही न्यूज़ कहता है कि ताइवान नाम का एक छोटा-सा देश है, वहाँ का शेयर मार्केट जो है उसका कैपिटल आज भारत के पूरे का पूरा शेयर मार्केट से बड़ा उसका हो गया। अब ताइवान है कितना बड़ा, केरल जितना बड़ा है और दिल्ली जितना ढंग से उसका पॉपुलेशन नहीं है। और जो पूरा का पूरा ताइवान खड़ा है एक टीएसएमसी नाम के कंपनी से, ताइवान सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करके, वो भी सरकारी कंपनी है। और उस कंपनी का अकेले की औकात है करीब-करीब 182 लाख रुपया। मतलब भारत सरकार ने पिछले 2 महीना पहले जब निर्मला सीतारामन जी ने बजट पेश किया था तो कुल मिला के 35 लाख करोड़ का था। तो कुल मिला के भारत सरकार का जो औकात है 35 लाख करोड़ से उससे 6 गुना बड़ा तो ताइवान नाम के एक जगह एक छोटी सी कंपनी चल रही है। क्योंकि ये जो विकेंद्रित व्यवस्था और केंद्रीकृत व्यवस्था पर भाजपा जो केंद्रीकृत करती है, तो इसके कारण क्या होता है कि उसको जितना आना चाहिए वो आ नहीं पाता। अब क्या हो गया है, ये एक ढोल बजाना शुरू किए हैं कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पड़ोसी को कल 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई जो मेरे सोसाइटी में रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या उसके बाद उसने मुझे एक मेलोडी भी खिलाई, नहीं खिलाई, वो तो अपना 1 करोड़ लेके मजे कर रहा है। अब इसके चलते हो ये गया है कि इलाके में लोग तो ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी बहुत अमीर है, लेकिन सोसाइटी अमीर है, मेरा तो एक मेलोडी भी नहीं बढ़ा। तो ये इस तरह की, जब तक आप अर्थव्यवस्था का मापदंड होता है प्रति व्यक्ति आय का जी। मतलब एक पर कैपिटा इनकम आपका नहीं अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके इलाके में किसी आपके सोसाइटी में आजकल हर साल किसी एक आदमी को बहुत बड़ा 10 करोड़ की लॉटरी लग रही है, लेकिन उससे बाकी सोसाइटी के लोगों का कोई भला हो नहीं रहा है। इसमें जो वर्कर्स, आपने बात की एआई की, और आपने बात की चिप मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स की, टीएसएमसी मैन्युफैक्चरिंग करती है सेमीकंडक्टर चिप्स की, और उसकी रिक्वायरमेंट अमेरिका में भी है। मतलब अमेरिका की सरकार उस कंपनी को कहती है कि आप हमसे सब्सिडी लीजिए, जमीन लीजिए, इन्वेस्टमेंट लीजिए और आप अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाइए। तो क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास ट्रेन मैन पावर है। हमारे देश में पिछले 12 साल में जॉबलेस ग्रोथ हुई है। कुछ ही पूंजीपतियों के पास सारा क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनके पास सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। आप देख लीजिए अदानी साहब कितनी तेजी से अमीर हुए हैं, और उतनी ही तेजी से उन्होंने ग्रोथ नहीं की है जॉब जनरेशन में। और फिर आपने देखा कि एक कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई जब नीट के एग्जाम में लीकेज हुई, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कह दिया कि सारे लोग तो कॉकरोच हैं, और कभी ये सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी ये किसान आंदोलन में खड़े हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अब वर्कर्स या श्रमिकों को अपना हक अदायगी करने के लिए कॉकरोच बनना पड़ेगा? दूसरा सवाल मेरा। जी जैसे क्रिकेट पे स्कोरबोर्ड होता है ना सर, तो जितना बैट्समैन रन बनाता है ना, कई बार ऐसा होता है कि बॉलर की गलती से एक्स्ट्रा से भी उतना रन बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैट्समैन तो 0 पर आउट, 4 बैट्समैन 0 पर आउट हो गए होते हैं, लेकिन नो बॉल वाइड एक्स्ट्रा सब मिला के 50 रन उसका हो जाता है। तो आपको ये देखना होगा कि किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसका मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि लोग केवल पैसे से पैसा बना रहे हैं। मेरे पास पैसा है, मैंने कुछ पैसा बचत कर लिया है, अब मैं बैंक में उसको एफडी कर दूं या शेयर मार्केट में डाल दूं, कुछ नहीं करूं, घर में भी बैठे रहूं, तो कुछ ना कुछ वो पैसा बढ़ेगा। तो वो पैसा तो बढ़ा, लेकिन उत्पादन बढ़ा क्या? क्योंकि हर पैसे के पीछे, पैसे तो अपने आप में कागज का छोटा सा कागज है। मोदी जी आए थे जिस दिन नोटबंदी किए थे, उस दिन अचानक रात में 8 बजे आके बोल दिए कि 12 बजे 1000 रुपए का नोट है, वो तो कागज का टुकड़ा रह जाएगा। तो कागज के टुकड़े के पीछे जो ताकत होती है वो होती है उत्पादन की ताकत। आप अगर कोई चीजों का उत्पादन कर रहे हैं तब तो वो ताकत आ रही है। आपका अगर बैट्समैन रन बना रहा है तब तो टीम खेल रही है। बैट्समैन 0 पर आउट हो रहा है, एक्स्ट्रा 50 हो गए, तो टीम का स्कोर तो बनेगा नहीं ना। ऊपर से दिखेगा कि 50 रन बन गए, लेकिन बैट्समैन तो 0 पर ही रह जाएगा। तो ये स्थिति भारत की आ गई है। उसका कारण सीधा सीधा ये है सर, इसको संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूं कि हर आदमी कमाता भी है और खर्च भी करता है, पर उसे पता होता है कि 3 परिस्थिति में उसकी कमाई काम नहीं आएगी, केवल और केवल उसकी बचत ही काम आएगी। कमाई उसकी काम नहीं आएगी, केवल बचत काम आएगी। एक है, उसको जो पता है कि उसकी खुद की सुरक्षा पर उसको खुद खर्च करना है, चाहे उसको अपना हेलमेट खरीदना हो, घर में ताला लगाना हो, या घर में पानी पीने के लिए आरओ फिल्टर लगाना हो। खुद की सुरक्षा पर उसको पता है उसकी कमाई से उसको फायदा नहीं हो, कमाई नहीं लगा सकता, उसको बचत लगानी पड़ेगी। दूसरा, उसको हमेशा पता रहता है कि मेरे परिवार में किसी को अगर स्वास्थ्य की समस्या हो गई, कोई बीमार पड़ गया,
तब मेरी कमाई काम नहीं आएगी, मुझे बचत में जाना पड़ेगा, बचत निकालनी पड़ेगी। और तीसरा, उसको पता होता है कि अपनी बच्चों की शिक्षा, क्योंकि बच्चों का अगर वो बेहतर भविष्य देखना चाहता है तो उसे पता है कि इस महीने जितना सैलरी आया उसमें मैं अपने बच्चों का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि भारत में ज्यादातर कॉलेजेस, उच्च शिक्षा संस्थान वगैरह तो राजनेताओं के पास है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, बचत करने की कोशिश ज्यादा करता है। और समस्या यहाँ पर ही आ गई। आपको एक छोटा सा चार्ट बताता हूँ, इसमें मेरे ख्याल से आपके दर्शक समझ जाएंगे। भारत में कुल मिला के 30 करोड़ परिवार हैं। इसको व्यक्ति के नाते नहीं देखेंगे, क्योंकि हर परिवार में कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि पैसा नहीं कमाते हैं। तो आपको अगर पैसा कमाना, किसी की कमाई और बचत देखना है तो परिवार की दृष्टि से देखा जाता है। भारत में करीब 30 करोड़ परिवार हैं, उसमें से करीब करीब 20% जो हैं परिवार, उनको हम अमीर परिवार अगर मान सकते हैं। तो 2013 में, मतलब भाजपा आने से पहले, उनकी उनकी जो बचत थी वो करीब करीब 35% महीने की बचत हो रही थी। आज वो बचत बढ़ के हो गई है 50%। दूसरा है भारत का जो मिडिल क्लास है, वो है करीब करीब 40% घर। 2013 में ये बचत करते थे महीने में 25%, आज ये कर पा रहे हैं केवल और केवल 12%, मतलब इनका बचत घट गया है। और तीसरा है भारत के गरीब, जो कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी आप कह सकते हैं, ये भी भारत में करीब 40% हैं। 2013 में ये सिर्फ अपना 5% ही कमाई बचा पा रहे थे, आज वो 5% से भी नीचे उतर के 2-3% पर उतर गई है। इसका मतलब यह है कि लोगों के पास पैसा बचा हुआ ही नहीं है। अब क्यों ये पैसा क्यों बचा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ही यह है कि पैसा अगर बचा हुआ नहीं है, इसका मतलब लोग सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रहा है। बाकी इस देश में पैसे से पैसा बना रहे हैं। अदानी का नेटवर्थ बहुत बढ़ रहा है, अदानी के नेटवर्थ को आप अपना नेटवर्थ मानने लगिएगा, तो ये तो वैसे ही हुआ ना सर। शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि मेरे सोसाइटी में किसी को 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो सारा मोहल्ला कह रहा है कि ये तो बहुत ही अमीर सोसाइटी है, मेरा तो एक मेलोडी भी नहीं बढ़ा ना। जी, इसमें जो पुअर इसलिए पैसा नहीं बचा पाता कि वो उतना ही कमा पाता है जिससे उसका जरूरत का सामान आ जाए, खाने पीने का सामान, जरूरत का सामान। मिडिल क्लास के बाद थोड़ी लेवरेज रहती थी, वो भी खत्म हो गई क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। और रिच जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदमी का होता है, क्योंकि उसको तो जरूरत है इसीलिए वो पेट्रोल खरीदेगा। अमीर आदमी को तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि उसका टोटल प्रतिशत जो है, उसकी टोटल इनकम का प्रतिशत अगर आधा % भी बढ़ गया, जैसे कि लोग कहते हैं अरे क्या हुआ अगर 10 रुपए बढ़ गए। 10 रुपए की कीमत हम लोग नहीं जानते। 10 रुपए की कीमत वो गरीब आदमी ही जानता है जिसकी कमाई ही 100 रुपए दिन की है, 200 रुपए दिन की है, तो उसके लिए 10 रुपए मायने रखते हैं। अमीर आदमी के लिए पॉकेट चेंज है, वो तो गाड़ी खड़ी करके 50 रुपए 100 रुपए तो पार्किंग वाले को ऐसे ही दे देता है, टिप दे देता है। तो उनको फर्क क्या पड़ता है इसका। मैं किसानों पर आता हूं। किसानों के मामले में हमने देखा कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ कोविड लॉकडाउन के समय, जिसने भारत को हेल्प करी, क्योंकि हमारा 4 से 5% जीडीपी का जो प्रतिशत था वो किसानी से था। 11 करोड़ परिवार, 40 करोड़ से 50 करोड़ लोग डेयरी से संबंधित और किसानी से संबंधित हैं। एक डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी उसको कहा जाता है। पीएम किसान के तौर पर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की। उसकी संख्या पहले 11.5 करोड़ दिखाई, फिर घट के वो 8.5-9 करोड़ रह गई। अब तो कोई आंकड़ा हमें पता भी नहीं क्या है, पीएम किसान निधि में कितना पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है। इलेक्शन हम लोगों को पता लगता है। दूसरी बात है कि एक डिसकंटेंट शुरू हो गया फॉर्मूलाज रिपील होने के बाद से। खाद लगातार महंगी हो गई, बीज जीएम के आने शुरू हो गए। पिंक बलवम सुंडी में कॉटन का बीज आपने देखा, कॉटन की कई लाख हेक्टेयर फार्मिंग जो है वो खत्म हो गई। और अब ये जो फर्टिलाइजर्स का संकट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, एनपीके नहीं आएगा, यूरिया नहीं आएगा, एक बड़ी वैश्विक संकट खाने का, फूड का, खाद्य का शुरू होने वाला है। इसके लिए मोदी जी के पास कोई स्कीम है किसानों को बचाने के लिए? जी हाँ सर, भजन करेंगे, भजन करने से बहुत कुछ समस्या का शायद समाधान हो जाएगा। लेकिन खैर, आपका सवाल गंभीर है। तो आप क्योंकि किसानी की भी बात कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं, आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी आदमी को जीने के लिए, अमीर हो या गरीब हो, सबसे पहले खाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई, सबसे पहले कोई एक आदमी खाना उगाता है, जिसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हो, जिसमें कि भारत का करीब 15 से 20% जीडीपी वहां से आता है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन वो जब खाना उग गया तो उसके बाद उस खाने को कुछ लोग मिलके, एक आदमी उगाता है और कुछ लोग मिलके, मतलब अलग अलग घरों में अलग अलग महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं या हम खुद उस खाने को बनाते हैं। मतलब हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गैस के स्टोव पर हम वो खाना रखते हैं और खाना बनाते हैं।
आप इस चीज को कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि वहां पर आप कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में करीब करीब 25% भारत की जीडीपी बनती है। लेकिन जब खाना बन जाता है, बनाने वाला भले एक दो लोग हो, लेकिन खाने वाले ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि घर के सारा परिवार में मिल के बैठ के खाता है। मान लीजिए जॉइंट परिवार है, खाना किसी आप शादी में गए, खाना बनाने वाले और केटरर कुल मिला के 25 लोग होंगे, लेकिन वो 25 लोग मिलके 1,500-2,000 लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। तो ये जो सब सब मिलके खाते हैं, उसको आप सर्विसेज सेक्टर बोल सकते हैं, जिसमें कि भारत का करीब करीब 55% जीडीपी वहां से आता है। अब सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल इसमें होता है कि कोई भी चीज बनाने के लिए ना ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा के बिना आप कोई चीज को बना नहीं सकते। नहीं तो आप घर में गाजर तो आएगा, लेकिन हलवा कैसे बनेगा जब तक गैस नहीं जलाओगे तब तक। वो प्रोसेसिंग के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा आप सस्ती, आज की तारीख में सस्ती ऊर्जा रशिया और ईरान से आप नहीं खरीद रहे हैं। 7 समुंदर पार अमेरिका से आप महंगी ऊर्जा खरीद रहे हैं। अब ऊर्जा जैसे ही महंगी होगी तो उत्पादन हो जाएगा महंगा। उत्पादन जैसे ही महंगा हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि 25% लोगों की बचत जो है, उत्पादन जैसे ही महंगा होगा, इसका मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 25% है वो तो मार खा गया। लोगों की बचत, जैसे मैंने पहले बताया, पहले से कम हो गई है। मतलब दुकान में अब क्योंकि बिक्री कम हो रही है, इसीलिए दुकानदार ने सेल्समैन अपने यहाँ कम रख लिए हैं। इसका मतलब आपका 55% क्या कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में मार खा गया। ऊपर से जले पर नमक ये छिड़क रहे हैं। इन सब अव्यवस्थाओं के बावजूद जो हमारा किसान है, वो तो कम से कम खाना उगा रहा था, वो तो कम से कम अपना खाना उगा रहा था। वो उगाने में उसको लाभ हो रहा था या हानि हो रही थी, अगर मतलब उसको लाभ नहीं भी हो रहा था तो उगा तो रहा था। इसीलिए इस देश में भुखमरी नहीं होती है। आप किसानों के बारे में ये तो सुनते हैं कि किसान कर्जा नहीं लौटा सका इसलिए मर गया। आपने कभी ये नहीं सुना कि किसान भूखे मर गया, क्योंकि किसान को अगर उसका माल बिका भी नहीं, उसने अगर गेहूं उपजाया, मार्केट में वो गेहूं नहीं भी बिका, तो कम से कम अपने घर में खाने के लिए तो उसके पास मिल जाता है। अब आपने इस जले पर नमक ये छिड़क दिया है कि अब आप अमेरिका से कह रहे हैं कि हम सस्ता अनाज तक लेना शुरू करेंगे। आपने अमेरिका को लिख के दे दिया है कि मवेशी का चारा से लेके बत्तख के मांस तक आप अमेरिका से मंगवाएंगे। पिछले 1 साल में भारत, जो कि अपने आप में खाद्य सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से संप्रभु है, गेहूं जैसी फसल जो कि भारत खुद भी उगाता है, दूसरे देशों को भी देता है, उसने 5% ज्यादा गेहूं अमेरिका से आयात करना शुरू किया है। अब उदाहरण के लिए देखिए कि भारत में एक किसान है, जब वो मक्का उगाता है तो उसको उगाने की कीमत पड़ती है करीब 20-21 रुपए। इसीलिए आप उसको एमएसपी भी देने की घोषणा करते हैं कि इतना रुपए उसको एमएसपी दिया जाएगा। इसका मतलब कम से कम उसकी लागत उतनी लग गई है, 21 रुपए का उसको मक्का मिला, उसकी कमाई है, कमाई नहीं, उसकी लागत है। अब आपने तो कर लिया है कि हम अमेरिका से भी वो सामान लेंगे, तो अमेरिका से जो मक्का आएगा, तो अमेरिका में इतने बड़े बड़े डेयरी, मतलब क्या कहते हैं, फार्म है कि वहां का किसान जो मक्का उगाता है वो 7 रुपए किलो में उगाता है। अब मान लीजिए 7 रुपए किलो में अमेरिका के किसान ने मक्का उगा लिया है, 5 रुपए उसको वहां से 7 समुंदर पार से यहाँ ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, तो यहाँ भारत के बाजार में आते आते 13 रुपए का मक्का मिलने लगेगा। अमेरिका का मक्का अगर 13 रुपए का मिल रहा है, भारत का मक्का अगर 21 रुपए का मिल रहा है, तो सोचिए कि अमीर शहरी बुद्धिजीवी वर्ग जो दुकान में जा रहा है, वो भारत का मक्का क्यों खरीदेगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारे किसान जो आज कम से कम उगा रहे हैं, उगाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि उगाना ही आज कम से कम ये है सर कि उगाने से लाभ नहीं हो रहा है। जीविका जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन आपने एक ऐसी व्यवस्था ले आई है कि अब उनको उगाने की ही जरूरत, मतलब उगा ही नहीं सकते वो, उगा ही। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी मार खाएगा। आपका, जैसे मैंने बताया, वो एग्रीकल्चर सेक्टर मार खाएगा क्योंकि आप सस्ता अनाज दूसरे जगह से मंगवा रहे हैं। इसीलिए किसान को उगाने की, मतलब ना उगाने की मजबूरी आपने बना दी है। दूसरा, आपने क्योंकि महंगी ऊर्जा आपने खरीदनी शुरू की, इसीलिए आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मार खा जाएगा। और क्योंकि लोगों की पहले से बचत नहीं है, महंगी ऊर्जा के कारण दुकानों में माल बिकेगा नहीं, तो जिस दुकान में माल ही नहीं बिकेगा, उस दुकान में वो सेल्समैन क्यों रखेगा। इसके कारण आपका सर्विसेज सेक्टर भी मार खाने वाला है। तो ये परिस्थिति एक दुष्चक्र में भारत पहुंच गया है, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, क्योंकि ये सीधा सीधा ये क्या कहते हैं, थ्योरी है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपके और मेरे जैसे सामान्य लोग भी इस चीज को अगर टीवी पर बैठे बैठे समझ सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, ये अगर कोई इतनी सी सामान्य सी चीज को समझ नहीं सके,
इसका मतलब ये है कि भाजपा के अंदर क्षमता का बहुत बड़ा अभाव है। सीधी सीधी दो दूनी चार को अगर कोई समझ नहीं सके और वो कहे कि हम बहुत बड़ा बड़ा शेखी पगा रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये सब डपोड़ संख है। तो डपोड़ संख के हाथ में अगर चला जाएगा तो यही होता है। अब सोचिए ना सर कि एक बंदर, पहले तो बंदर, उसके ऊपर बंदर को पिला दीजिए मदिरा, उसके ऊपर बंदर को काट ले बिच्छू। अब सोचिए कि बंदर क्या क्या करेगा। संस्कृत में इसके इसके इसलिए ही इसके लिए कहा एक श्लोक भी है, मर्कटस्य शूरापानम तद्मितम क्या कहते हैं, वृश्चिक दंशनम यद्वा तद्वा भविष्यति। मतलब पहले तो वो बंदर है, ऊपर से उसको उसने शराब पी ली है, फिर उसके बाद उसको बिच्छू ने काट लिया। आप सोचिए वो बंदर क्या क्या करेगा। तो ये स्थिति तो आ गई। इसमें जो आपने कहा ना, बंदर कौन है मदारी कौन है, ये तो दर्शकों को खुद पता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ी लंबी कहानी है जो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं और कई सालों से कह रहे हैं। इसमें एक विषय ये भी आ जाता है कि एमएसएमईज जो हैं, एसएमईज उद्योग, इन्होंने पोर्टल खोले, उद्यम पोर्टल, करोड़ों बिजनेस रजिस्टर हुए, फिर श्रम पोर्टल खोले, उसमें 30 करोड़ लोग रजिस्टर हो गए। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस देश का ये है कि 30 करोड़ लोग ही मात्र काम मांग रहे हैं, या उनके पास उनकी क्षमता के अनुपात काम नहीं भी मिल रहा तब भी कर रहे हैं। 23 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो काम मांग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं है काम मिलेगा। तो जिस वर्कफोर्स जो 140-45 करोड़ की आबादी का हम मार्केट अपने आप को देश वर्ल्ड में बताते हैं, उसमें 30 करोड़ लोग अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और उनको ना आप ट्रेन कर पा रहे हैं, ना स्किल्स दे पा रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री तो लग नहीं रही देश में। आपने अभी ताइवान का जिक्र किया, तो ताइवान के स्किल सेट्स देख लीजिए, वहां के लोगों के रहने वाले के, और हमारे लोगों के स्किल सेट्स देख लीजिए। तो और दूसरी बात आपने जो कही, कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका हो, या चाइनीज वैल्यू एडिशन इंपोर्ट्स हो, कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन हो, ई कॉमर्स जायंट्स हो। मैं तो एक आंकड़ा देख रहा था, बड़ा हैरान हुआ, आपसे शेयर करता हूँ। WPI और CPI इन्फ्लेशन में पढ़ रहा था, मार्च अप्रैल मई का क्या चल रहा है। उसमें जो अर्बन इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, 3.5% है, और 4.25% है रूरल में। आपने कहा कि गरीब जो है या किसान जो है वो भूखा नहीं मरेगा, पर किसान ज्यादा पैसे दे रहा है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स जॉइंट्स आ गए हैं, जाइंट्स आ गए हैं। तो आप फोन करते हैं, टमाटर प्याज चाहिए, हाँ जी सस्ता मिल जाता, कई बार 1 रुपए किलो भी आपको दे देते हैं स्कीम में। पर वो किसान तो 30 रुपए किलो खरीद रहा है। मतलब हर चीज की खेती तो वो नहीं कर सकता, तो आधा सामान खरीदने भी तो जाता है। जी, आखिरी टिप्पणी। जी, आपने किसान के बारे में कहा, किसान सही में दुगनी महंगाई झेलता है, क्योंकि हम अगर शहर में रहते हैं और हमको अगर गेहूं खरीदना है घर में रोटी बनाने के लिए, तो हम सीधे दुकान में जाते हैं, गेहूं खरीदते हैं। उस पर जितना भी GST है, 2% है, 5% है, 18% है, हम लगाते हैं। एक बार हम गेहूं का टैक्स देते हैं। लेकिन एक किसान जो है, पहले वो जब किसान गेहूं उगाता है, उसको मंडी में जब ले जाके बेचता है, तब एक बार आप उससे टैक्स ले लेते हैं, मंडी टैक्स नाम से। उसके बाद वही किसान उस पैसे से जब घर आते समय आटा खरीदने वाला होता है, तो फिर आप GST ले लेते हैं। मतलब आप जिस देश में जो उत्पादन कर रहा है उस पे तो आप दुगना टैक्स ले रहे हो, और जो उत्पादन बिल्कुल नहीं कर रहा है, शहर में बैठा हुआ है, वो केवल उपभोक्ता है, उसको आप एक टैक्स दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा जो आपने कहा, उस बात को हम लोग गंभीरता से लेना चाहिए कि इन सारी चीजों में ये जो ऊर्जा का संकट है, इन सारे ऊर्जा के संकट में यूरिया का भी तो बहुत बड़ा संकट है। इतना बड़ा संकट है कि भारत सरकार और भारत के प्रधान जी वगैरह ही कहने लगे हैं कि अब आपको जैविक खेती करनी चाहिए। महाराज, ढंग से यूरिया डाल के इस देश में किसान खेती करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। वैसे में आप कह रहे हैं वो भी आप उसको नहीं देंगे क्योंकि आपके पास है नहीं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत ऊर्जा का तो संकट होगा ही, खाद्य सुरक्षा के मामले में भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह में आने वाला है, जो कि कम से कम आज तक भारत नहीं था। भारत में जब से हरित क्रांति हुई है लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में, उसके बाद से भारत और किसी चीजों के ऊपर, भले दुनिया के ऊपर निर्भर रहा हो, खाने के लिए वो किसी दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रहा है। खाना हम अपना उगा लेते हैं, इतना ज्यादा उगा लेते हैं कि थोड़ा बहुत दूसरे को भी दे देते हैं। ये अलग बात है कि खाना उगाने वाले को हम जितना उसका हक बनता है उतना शायद नहीं दे रहे हैं, वो सब हम मानते हैं। लेकिन एक देश के नाते कम से कम सब इतना उगा ले रहे हैं। हो सकता है मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, मैं तो सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मैं तो कमा के लाता हूँ, मेरा छोटा भाई हो सकता है कमा नहीं रहा है, हो सकता है मेरा अंदर का झगड़ा हो, लेकिन मेरा परिवार सुखी है क्योंकि मैं इतना कमा ले रहा हूँ। आपने तो अब मेरी एक आदमी जो कमा रहा है, जो किसान उगा रहा है, उस पर भी अगर लात मार दी, तो इसका मतलब वो केवल एक व्यक्ति पर असर नहीं पड़ेगा, पूरे परिवार पर वो असर पड़ने।
इसमें सबसे बुरी हालत जो है वो श्रमिकों की है, क्योंकि जितनी दिहाड़ी उनको मिलती है उतने में उनको खाना वो नहीं मिलता जिनसे उनको पोषण मिले। जब एनर्जी रिसोर्स बॉडी को नहीं मिलेगा तो बॉडी वीक हो जाएगी, जब बॉडी वीक हो जाएगी तो काम कैसे करेगी। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अपने सफेयर में हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। पर यह है कि उम्मीद रखते हैं कि ज्यादा लोग इसको देखें और ज्यादा लोग इसको समझें। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।